जय हिंद फ्रेंड्स। अभी आया मेरे को। अब आ गए। जिस चीज का मतलब ना समझ में आए तो गूगल रखे हो ना, गूगल उसमें डालो, होमवर्क करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। कुछ मांगो मत, जो मैं दे दूं उसको ले लो। कुछ मांगो मत कि नोट्स दे दीजिए, कुछ नोट्स फोर्ट्स कुछ नहीं। कुछ मांगो मत। सुबह उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बस यही बहुत है। एक अप्रोच ले रहे हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे खत्म करना है। बस इसी बात पर अगर तुम खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मांगने वाले तो तीनों लोक मांग लिए भगवान से। कुछ मांगो मत। कुछ मांगो मत। इस कोर्स का कोई कमिटमेंट नहीं है। कोई चीज मांगो मत, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, क्वेश्चन दे दीजिए, कुछ नहीं। बंद कर दो, नहीं तो पहले पढ़ो यार। योगा ध्यान कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट होगा ना, पढ़ाई तो चल रही है, योगा ध्यान भी स्टार्ट होगा। जागो तो पहले। दिमाग की एक और चीज है, जो चीज नहीं है उस पर ध्यान देता है, जो मिल रही है उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो पहले तो यही है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हैदराबाद, कर्नाटक। कहानी हमने शुरू की हैदराबाद से। हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, ये 4 स्टेट हमने डिस्कस की अभी तक। और चारों ने क्या काम किया? चारों ने जमींदार विद्रोह को दबाया, रिवोल्ट बाय जमींदार्स। चारों ने एडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया। चारों ने रेवेन्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। चारों ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। यानी सेंट्रल पावर के कोलैप्स के बाद, सेंट्रल पावर के कोलैप्स के बाद जो एनार्की पैदा हुई उसको इन चारों ने संभाला, अलग अलग क्षेत्रों में।
सेंट्रल पावर में कोलैप्स के बाद जो एनार्की पैदा हुई, एनार्की, उसको इन चारों ने संभाला। अब साउथ में एक जगह है केरला, अगला स्टेट। बहुत रिच नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, Malabar coast, the trading coast, natural resources, rubber plantation, spices। मतलब तुम केरला जाओगे तो लोग तुम्हें वहां स्पाइस फार्म्स पे ले जाएंगे और सब दवाइयों की स्पेशलिटी बताएंगे, सब सिनेमन खाने से ये होता है, इलायची खाने से ये होता है, और सारे पौधे दिखाएंगे सबके। हम मुन्नार से आ रहे थे तो एलपी से पहले एक स्पाइस फार्म्स पड़ा, वहां पे एक जेम्स भाई से मुलाकात हुई। जेम्स भाई ने बड़ा मसाला दिखाया, मसाले के पेड़ दिखाए, सबकी खासियत बताई, और ऐसा लगा कि अगर सारा मसाला एक साथ खा लिया जाए तो शायद जिंदगी में कोई बीमारी ही ना रहे। स्पाइसेस नॉट ओनली प्रिजर्वेटिव्स, दे आर गुड एज मेडिसिन। कोरोना के केस में तुमने देखा ही। मलाबार कोस्ट rich heritage, and the land of monsoon। मतलब मुन्नार घूमने पे मुझे बस एक पेड़ दिखाई पड़ता था, कटहल का पेड़, जैक फ्रूट, ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई खाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इतनी बारिश होती है, द लैंड इज ब्लेस्ड। और इन सारी चीजों की वजह से जो यहां के लोग हैं वो बहुत अलाइव है, एनलाइटेंड है। आज भी तुम देखो लिटरेसी रेट में केरला सबसे आगे, और लिटरेसी रेट छोड़ो, हाइजीन में सबसे आगे है। मतलब इतनी क्लीनलीनेस। और 18th सेंचुरी जब शुरू हुआ, शुरू से चेरा, एंशिएंट टाइम, चेरास, तब से इस जगह का इंपॉर्टेंस है केरला। और 18th सेंचुरी में जब सेंट्रल पावर कोलैप्स की तो नंबर ऑफ फ्यूडिटरीज सब अपनी अपनी जगह आजाद हो गए। फ्यूडेटरीज 18वीं शताब्दी में छोटे छोटे सामंत पैदा हो गए। फ्यूडेटरी मतलब सामंत। 18th सेंचुरी में बड़े सारे छोटे छोटे सामंत पैदा हो गए। लेकिन फाइनली 4 स्टेट उभरकर सामने आए। 4 फाइनली 4 स्टेट। पहला चिराकल, जैमोरिन, ये सब नाम है, जैमोरिन ऑफ कैलिकट। दूसरा चिराकल। तीसरा कोचीन, इसका एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और चौथा ट्रावनकोर। अठारहवीं शताब्दी में पूरा केरला छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। सेंट्रल पावर कोलैप्स होगी तो हर आदमी फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन फाइनली ये 4 स्टेट उभरकर सामने आए, जैमोरिन, चिराकल, कोचीन और ट्रावनकोर। और इसमें जो सबसे फेमस रहा वह है ट्रावनकोर। (1729)
यहां एक राजा हुआ, राजा मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड वर्मा 1729 के बाद से यहां एक राजा हुआ, राजा मार्तंड वर्मा। फार साइटेड, फार साइटेड। अब ये इतना प्यारा शब्द है फार साइटेड। डिटर्मिनेशन, करेज एंड डेयरिंग। पहली खास बात इस आदमी, फार साइटेड। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो अपने आप को यूज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को यूज करने के चक्कर में है, दूसरे को लेकर चिंतित हैं। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो खुद को यूज नहीं कर पा रहे हैं। कल मैंने बताया ना, मन के 4 लक्षण। आदत, तुमने अगर ध्यान दिया हो, आदत, बेवकूफ बनाना, दूसरों की कमियां देखना, इन चीजों को पकड़ना ही ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई अलग से नहीं किया जाता है। तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ने ही नहीं दे रहा। ये जो मन की गुलामी है, इसने व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। सोचो किसी जमाने में हम आज से 20-25 साल पहले 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हैं। आज 4:30 बजे नहा लिया है। सोचो, ये जो परिवर्तन है, ये जो विकास है, ये सब मन से केंद्रित है। कल 4 पॉइंट मैंने बताए, द्वंद्व का शिकार रहता है। अरे भैया, तुम आज से अपने अंदर परिवर्तन शुरू करो। तुम एक दिन में चेंज क्यों चाहते हो? 6 महीने का टाइम दो अपने आप को। फार साइटेडनेस यही तो है, आगे का दिखाई पड़ रहा है कि अगर आज मेरा अच्छा हो जाए। लोग कल के पीछे पड़े हैं। कल, आज, आज डायरी उठाओ, आज शेड्यूल बनाओ, आज 5 मिनट आंख बंद करके बैठो, डिटर्मिनेशन रखो कि मुझे करना है। कोई कह रहा है मुझे ये बनना है, आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बन। अरे पहले तुम एक मजबूत इंसान तो बनो। डिटर्मिनेशन मतलब एक ताकतवर इच्छा शक्ति। उसी पे तो मैंने वो प्रोग्राम लिया, कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है। साहस, बहादुरी, ये इस आदमी के लक्षण थे, राजा मार्तंड वर्मा के। फार साइटेड, डिटरमिन्ड, करेज और डेयरिंग। दूरदर्शी, मजबूत इच्छा शक्ति, साहस और बड़े कदम लेने वाला। तो सब पहला काम, ये तो लक्षण, इसने पहला काम यह किया, सबसे मजबूत काम, अपनी आर्मी में चेंज किया। यूरोपियन मॉडल, यूरोपियन मॉडल, मॉडर्न आर्म्स, आधुनिक हथियार, आर्सेनल, तोपखाना। तुमको पहले क्या कदम उठाना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरे में नहीं आ रहा शायद। कट रहा है।
तुमको पहले काम क्या करना है जीवन में, ये दूरदर्शी आदमी का यही तो लक्षण है। आर्मी, पहले इसने आर्मी को टारगेट किया। आर्मी में इसने सेना बनाई। किस तर्ज पे बनाई? यूरोपियन तर्ज पे, यूरोपियन मॉडल पर सेना बनाई। यूरोपियन मॉडल क्या है? मैसूर की सेना तुमने पढ़ी, डिसिप्लिन सेना, डेडिकेटेड सेना, यह है यूरोपियन मॉडल, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। दूसरा, मॉडर्न वेपन्स, आधुनिक हथियार। और तीसरा, आर्सेनल, तोपखाना। ये 3 काम किए इसने। जिंदगी में पहले क्या करना है? पहले एक मजबूत इंसान बनना है। आज तुम में से बहुत सारे लोग इसी चीज के तो शिकार हो। एक कमजोर इंसान बड़े सपनों के साथ कभी नहीं पूरा होगा, कभी नहीं। आज बहुत सारे लोग भगवान राम पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अगर उनके पिताजी कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए जंगल चले जाओ, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि महत्वाकांक्षा जो पूरी होगी वो मजबूती की वजह से पूरी होगी। उसमें तुम्हें बीच बीच में लोग रास्ता दिखाते रहेंगे, शिक्षक मिलते रहेंगे, कोच मिलते रहेंगे, ये लोग रास्ते में मिलते रहेंगे। जहां तुम फंसोगे वो वहां तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। अब देखो, तुम में से बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे होगे मेंस क्या होता है, प्रीलिम्स क्या होता है। अभी ये चैप्टर खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं मेंस क्या होता है, प्रीलिम्स क्या होता है। कहीं तुम गांव में बैठे होगे, देखो भगवान तुम्हारी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी 501 रुपए में। तुमको पता ही नहीं था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सुबह उठना है। अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें प्रीलिम्स कैसे बनेगा, इसमें मेंस कैसे बनेगा। तो जिस सलाह की तुम्हें जरूरत थी, जिस एडवाइस की तुम्हें जरूरत थी, तो तुम्हें मिल रही है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि साहब हमें कोई मदद करने वाला नहीं था। कोई जरूरी है दिल्ली जाना, पटना जाना, पूना जाना, बैंगलोर जाना? वीर अपने घर में रह के अरहत हो गए, सिद्धार्थ गए, बुद्ध बने, लेकिन उन्होंने भी कहा लौट कर कि कोई जरूरी नहीं था घर छोड़ना। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है, कोई जरूरत नहीं घर छोड़ना। देखो, इसलिए तो मैं डेली तुमसे कहता हूं कि मां बाप का आशीर्वाद लो, उनकी दुआ काम कर गई कि कोई मेरे बच्चे को भी पढ़ा दे। अभी तो शुरुआत हुआ प्रोग्राम का यार, तुम एक ही दिन में सब मांग रहे हो, ये दे दो, वो दे दो। नोट कमिटमेंट तो इस प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं। जो मिलता जाए उसको भगवान का प्रसाद समझ के रख लो और काम करो, जागो। पहले इसने सेना बनाई क्योंकि इसको पता है कि इसकी चुनौतियां क्या है। तो सेना बना के इसने क्या किया? सबड्यूड द फ्यूडिटरीज, सामंतों का दमन किया। सामंतों का दमन, सब्जुगेशन ऑफ फ्यूडिटरीज, सब्जुगेशन, सामंतों का दमन, सब्जुगेशन ऑफ फ्यूडिटरीज। दूसरा, राज्य का विस्तार किया, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट, क्विलन पर कब्जा किया। बहुत इंपॉर्टेंट, आज की डेट में इसको कोल्लम कहते हैं, द ट्रेडिंग हब ऑफ केरला, केरला का व्यापारिक केंद्र।
एलायदम, ये सब व्यापारिक केंद्र थे, इन पर कब्जा किया। चौथा काम, वेलफेयर वर्क्स, वेलफेयर वेलफेयर वर्क्स, रोड बनवाई, कैनाल बनवाया, इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया। और पांचवा, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन विदेशी व्यापार को सपोर्ट। राजा मार्तंड वर्मा, 18वीं शताब्दी का केरला, छोटे छोटे सामंतों में बटा हुआ केरला। तो पहला ध्यान किस पे दिया? आर्मी पे। पहला ध्यान किस पे देना है? यही तो तुम्हें दूरदर्शी बना रहा है। आज का जो आदमी है, आज का जो समाज है, वो इतना इंपेशेंट हो गया, उसको सब कुछ एक दिन में चाहिए। खुद में कुछ नहीं करना, बस चाहिए मुझे ये करना, और इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम करो, तुम सिर्फ करो। सबसे मदद मांगना, सबके सामने अपनी दुख को कहना, क्या फायदा? हमारे इतने रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, दोस्त थे, मैं कभी किसी से कहने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरी लड़ाई है। कोई मदद कर दे, बहुत बड़ी बात। और देखो भगवान तुम्हारी कर ही रहा है। देखो, चुनौतियां, समाधान। 18वीं शताब्दी का महान शासक है ये, केरला का राजा मार्तंड वर्मा। सत्रह सौ 66 में हैदर अली ने अपना विस्तार शुरू किया और नॉर्दर्न केरला को एनेक्स कर लिया, कोचीन तक का इलाका। इसीलिए टीपू कहता था कोचीन तक का इलाका हमारा है। राजा मार्तंड वर्मा के बाद जो दूसरा राजा है वो है राजा राम वर्मा। इसको चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये पोएट है, कवि है, राइटर है, एक्टर है, राजा राम वर्मा। पेंटर है। उससे भी बड़ी बात यह है कि 18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर पढ़ता है, जर्नल्स पढ़ता है। आज नहीं पढ़ते लोग। वो न्यूज़पेपर जो लंदन से छप रहे हैं, मद्रास से छप रहे हैं, कलकत्ता से छप रहे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, फ्लुएंट इंग्लिश। आज लोग नहीं बोल पाते। 18th सेंचुरी, इसको पता है कि इसका राज्य ट्रेडिंग राज्य है। इसको पता है इसका राज्य संपन्नता का राज्य है। इसको पता है कि जो आदमी दुनिया से कनेक्टेड नहीं रहेगा वो खत्म हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में। उस औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस देश में आज 21वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में।
और औद्योगिक क्रांति ने यूरोप का इतिहास बदल दिया। मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। इस देश में आज भी 70% लोगों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी तो मंदिर मस्जिद की मांग चल रही है, पता ही नहीं है। इस देश में 70 हो सकता है, मैं कम कह रहा हूं। तुमको कोई चीज पता होगी तभी तो तुम उससे मांगोगे। तो देखो पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, पता ही नहीं था। 18वीं शताब्दी में ये आदमी न्यूज़पेपर और जर्नल पढ़ रहा है। तब डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में तो अनिवार्य है न्यूज़पेपर पढ़ना। भाई तुम्हारा नौकर, तुमने उसे 10,000 रुपया दिया कि जाओ सामान खरीद के बाजार से लाओ, तो अब सब तो याद नहीं रहेगा। तो क्या करेगा वो? एक पर्ची बनाएगा, 2,000 का ये खरीदा, 1,500 का ये खरीदा, 600 का ये खरीदा। बनाएगा ना, फिर लाके आपको देगा कि साहब ये हिसाब है, साहब ये पढ़ लो आप। तो ये जो संसद में लोग बैठे आपके प्रतिनिधि, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। अरे कैसे मतलब? तो संसद में आपके प्रतिनिधि बैठे हैं, ये आपके लिए जो कानून बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, वो आप तक कौन पहुंचाएगा? प्रेस। इसीलिए प्रेस को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, क्योंकि प्रेस जो है वो जनता को अपनी सरकार से कनेक्ट करता है। मोनार्की में राजा आपका प्रतिनिधि नहीं था, मोनार्की में राजा भगवान का प्रतिनिधि था। जिल्ले इलाही, देवानाम पियदसी। अब कन्या विद्याधन योजना सरकार लेकर आई कि आपके घर में बेटी पैदा होगी तो हम उसको पढ़ाएंगे। तो क्यों लाई? क्या वजह थी? भ्रूण हत्या हो रही थी देश में। लड़की को जिंदगी भर पढ़ाओ, फिर उसकी शादी करो, दहेज दो। तो लोग बिटिया नहीं चाहते थे, तो सरकार ने कहा तुम चिंता ना करो, हम पढ़ाएंगे। कन्या विद्याधन योजना इसलिए पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर। और तुम तो यूपी बिहार के एरिया में रहे, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल और हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के न्यूज़पेपर, उनकी अलग ही न्यूज है। प्रेमिका ने प्रेमी के पिता के साथ रचाई शादी और तुम पढ़ रहे हो। और तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा मन ढूंढ रहा है ऐसी खबरों को, रस लेने वाली। और व्यर्थ की चीजों में मन बहुत लगता है, क्योंकि वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मन के इस नेचर को समझो कि जो व्यर्थ की चीजें हैं, यूजलेस चीजें हैं, यूजलेस। दूसरे की बुराई सुनने में कितना मजा आता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी। दूसरा बुरा है, अपनी बुराई सुनने में कष्ट होता है, क्योंकि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। यह है राजा राम वर्मा। यह खास बात है इसकी। ये एनसीईआरटी तुम्हें बताना चाहती है कि 18वीं शताब्दी का केरला का राजा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। और तीसरी महान मेजर बात यह है कि त्रिवेंद्रम संस्कृत लर्निंग का केंद्र, संस्कृत लर्निंग का, संस्कृत लर्निंग का सेंटर। क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं ने संस्कृत को प्रश्रय दिया।
संस्कृत को संरक्षण दिया 18th सेंचुरी में। यह बड़ी अजीब सी बात है कि 18वीं शताब्दी के लोग संस्कृत पर ध्यान दे रहे हैं। केरला के, यानी कुछ ना कुछ जानने का प्रयास चल रहा है, कुछ समझने का प्रयास चल रहा है। प्राचीन समय को खंगालने का प्रयास चल रहा है कि पहले क्या होता था। यह थी केरला की स्थिति। मार्तंड वर्मा नायक है 18वीं शताब्दी का। केरला को उसने चुनौतियों से बाहर निकाला और राम वर्मा ने केरला को गति दी, आधुनिकता की गति दी। और आज केरला इस जो बेस को क्रिएट किया गया उसका फायदा उठा रहा है। केरला। फिर अगला हेडिंग है एरियाज अराउंड दिल्ली। इसमें 3 लोगों को, दिल्ली के अगल बगल का एक क्षेत्र, इसमें 3 लोगों को उन्होंने चर्चा की है। एक तो राजपूत, दूसरा जाट्स और तीसरा बंगश और रोहिल्लास। दिल्ली के अगल बगल जो क्षेत्र हैं उसमें 3 लोगों की चर्चा की गई है। राजपूत, जाट्स, बंगश और रोहिल्लास। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है कि सिर्फ संस्कृत ही नहीं, मलयाली लिटरेचर को भी बड़ा बढ़ावा मिला। 18वीं शताब्दी में मलयाली लिटरेचर, सेंस ऑफ सेल्फनेस, मलयाली लिटरेचर को भी बहुत बढ़ावा मिला। यानी सेल्फ आइडेंटिटी की भावना ने बहुत मजबूती से पकड़ा। अपना वजूद पैदा करना है, अपने को बड़ा करना है। एरियाज अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, राजपूत, जाट्स और बंगश पठान्स और रोहिल्लास, और उसके बाद सिख और मराठा। एनसीईआरटी के इस पहले चैप्टर को पढ़ने में आमतौर पर लोगों की हालत खराब हो जाती थी। क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें? अब देखो, पहले हेडिंग में तुम्हें क्या पता चला? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, कैसे पतन हुआ, किस 2 चुनौतियों का मुगल सामना कर रहे थे। इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी, फिर रीजनल स्टेट्स। अभी इस चैप्टर के खत्म होते होते पूरा पिक्चर तुम्हारे सामने बन जाएगा कि साहब ये था चैप्टर। पहले तुम कैसे पढ़ते थे? अंडरलाइन करते थे। तुम बस पढ़े जा रहे हो। इस प्रोग्राम का फायदा हर आदमी को मिलना चाहिए, सबको। कौन परेशान है, कौन नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस प्रोग्राम का फायदा सबको मिलना चाहिए। राजपूत्स, पहली हेडिंग। अब राजपूत्स मुगलों के अधीन, अब जब मुगल सत्ता ध्वस्त हो गई, लेटर मुगल सत्ता ध्वस्त हो गई, मुगल पावर वॉज ओवर, तो इन्होंने 2 काम किए। एक तो ये इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हो गए, और दूसरा इन्होंने अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया, कंट्रोल।
अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया, नियंत्रण, कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया इन्होंने, कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही मुगल सत्ता ध्वस्त हुई, एक तो ये आजाद पूरी तरह से, और इन्होंने कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। और राजपूत राजस्थान के टेरिटरी जो है ना, टेरिटरी, ज्योग्राफी, ये आदमी के नेचर को डिसाइड करती है। राजस्थान में का जो आदमी है वो वॉरियर होगा ही। यूपी और बिहार का जो आदमी है वो राजनीतिज्ञ होगा। ज्योग्राफी, कितनी उपजाऊ जमीन है यूपी और बिहार में, तुम लोहा फेंक दो AK-47 निकल आए। स्ट्रगल नहीं है जिंदगी में, खाना और पानी देना पुण्य माना जाता है। देखो, मंदिरों पे लोग खाना खिला रहे हैं, अभी गर्मी शुरू हो रही है, लोग छतों पर पानी रखेंगे, घर के बाहर पानी रखेंगे। स्ट्रगल नहीं है, शादी सबकी हो जा रही है। लेकिन राजस्थान मरुस्थल है, डेजर्ट, जीने के लिए लड़ना है। इस ज्योग्राफी ने, इस टेरेन ने वहां के आदमी को मजबूत बना रखा है, योद्धा, लड़ना शौक है उनका। अकबर के समय में 2 राजपूत आए अकबर से मिलने, बोले साहब हम राजपूत हैं, हमको नौकरी दे दो। बोले हम कैसे बिलीव करें कि हम तुम लोग राजपूत हो। दोनों ने तलवार निकाल ली, लड़ना शुरू कर दिया, दोनों मर गए। अकबर ने कहा हां सिद्ध हो गया। बहादुर कौन है, लड़ना ही है। जौहर, उनकी स्त्रियां जौहर करती थी जो दुनिया में कोई कर ही नहीं पाया। मतलब आत्म सम्मान इतनी बड़ी थी कि जिंदगी का मतलब ही नहीं। यहां लोगों के लिए जिंदगी बड़ी है, आत्मसम्मान का कोई मतलब नहीं। जौहर, आत्मसम्मान इतना बड़ा था कि जिंदगी बेकार उसके आगे। तो जिस आदमी ने आत्मसम्मान को जिंदगी से ऊपर रखा है, उसको तुम क्या हराओगे। उसको हम हरा ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं। हरा ही नहीं सकते तुम। ले राजपूत, एक तो ये आजाद हुए, और दूसरा इन्होंने क्या किया, अपने नियंत्रण का विस्तार करना शुरू किया। 2 राज्यों को बड़ा फायदा हुआ, एक आमेर को, एक मारवाड़ को। वो भी किसके काल में, फारूक सियार और मोहम्मद शाह के काल में। हालांकि जुल्फिकार खान ने भी इनको बड़ी बड़ी उपाधियां दी, राजा सवाई जय सिंह, महाराजा अजीत सिंह, मालवा की सूबेदारी दी, गुजरात की सूबेदारी दी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आमेर और मारवाड़ को बड़ा फायदा हुआ। केंद्र ने भी इनकी हैसियत को बढ़ाया। तो एक तो केंद्र ध्वस्त और दूसरा केंद्र इनकी हैसियत को बढ़ा रहा है। तो तुम मनमानी करोगे, अब मनमानी बढ़ेगी, क्योंकि जिनका बढ़ रहा है वो तो खुश है, और जिनका नहीं बढ़ रहा है वो तो टेंशन में आ जाएंगे। आमेर और मारवाड़ के साथ जो हो रहा है,
कि जय सिंह को उपाधि सवाई जय सिंह, अजीत सिंह को उपाधि महाराजा अजीत सिंह, मनसब, बड़ा बड़ा पोस्ट, मालवा की सूबेदारी, गुजरात की सूबेदारी। अब बाकी राजपूत राजाओं को लग रहा भैया हमने क्या बुरा किया है, हमको भी तो दो। और सेंटर ध्वस्त हो चुका है, केंद्र ध्वस्त हो चुका है, और इन दोनों लोगों को तोहफे पे तोहफे मिल रहे हैं। इससे एक और चीज शुरू हुई, षड्यंत्र, इंट्रीग। इंट्रीग, कुचक्र, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, सिविल वॉर। राजपूताना इसका भी शिकार हुआ। जैसे राजपूत कोर्ट होता था, जैसे मुगल कोर्ट शिकार हुआ सेंटर की कमजोरी का, ऐसे राजपूत कोर्ट, राजपूत भी शिकार हुए, कुचक्र के शिकार हुए। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो कुचक्र होने लगा, षड्यंत्र होने लगा। और सिविल वॉर, अजीत सिंह मारवाड़ के, उनके बेटे ने उनकी हत्या कर दी। मारवाड़ के जो अजीत सिंह हैं, उनके बेटे ने, एग्जाम्पल लिख लो, अजीत सिंह, मारवाड़ के जो अजीत सिंह हैं, उनके बेटे ने उनकी हत्या कर दी। तो ये स्वतंत्र हुए, इन्होंने नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया। आमेर और मारवाड़ को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन चूंकि सेंटर कमजोर हो चुका है, इसलिए सबको फायदा चाहिए। तो जब सबको फायदा चाहिए तो कुचक्र शुरू हुआ, षड्यंत्र शुरू हुआ, गृह युद्ध शुरू हुआ। यह है पिक्चर राजपूताना की 18वीं शताब्दी में। लेकिन इसी पिक्चर में, यह पिक्चर है राजपूताना की 18वीं शताब्दी में, यह पिक्चर है आजाद और विस्तार। आमेर और मारवाड़ को गिफ्ट्स, इंट्रीग, कुचक्र, षड्यंत्र और गृहयुद्ध। यह पिक्चर है राजपूताना की 18th सेंचुरी। इस पिक्चर को बना लो तुम, यह पिक्चर है राजपूताना की 18th सेंचुरी में। किस पृष्ठभूमि में, जब केंद्रीय सत्ता खत्म हो चुकी है, सेंट्रल पावर खत्म हो चुकी है, उस पृष्ठभूमि में कि राजपूत राज्य आजाद हो गए, अपना विस्तार करने लगे, आमेर और मारवाड़ को सबसे ज्यादा फायदा मिला, तोहफे मिले, उससे बाकी लोगों में जलन पैदा हुई, और फिर राजपूताना कुचक्र, षड्यंत्र और गृह युद्ध का शिकार। लेकिन इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में एक बड़ी मजेदार चीज हो रही है। राजपूताना में एक बड़ा जबरदस्त आदमी उभर रहा है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। इस पृष्ठभूमि में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बैकग्राउंड है, मतलब घर में कलह मची हो और उसमें कोई नोबेल प्राइज जीत जाए उस घर में, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये आदमी कैसा रहा होगा। घर में कलह मची हो, लूटपाट मची हो, ये देखो पृष्ठभूमि। तभी तो कहते हैं ना, गुदड़ी के लाल। बहुत सारे, आज तो चुनौतियों का समय चल रहा है। आज का जो समाज है, आज का जो राष्ट्र है, चारों तरफ चुनौतियां। टीवी खोल लो तो लोग जहर बोल रहे हैं,
डिबेट में चले जाओ, लोग जहर बोल रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की खराब है तो भारत की खराब है। तुम आज का समाज देखो, आज की दशा देखो, लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान है। घर में हाहाकार, बाहर हाहाकार। कब यूक्रेन वॉर विश्व युद्ध में बदल जाए किसी को नहीं पता। टर्की के भूकंप ने सबको हिला के रख दिया और फिर लोग वीडियोस देखते हैं। ऐसी वीडियोस ज्यादा मत देखा करिए। कोई बात सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगी तो जान ले लेगी आपकी। ऐसे ऐसे वीडियोस लोग भेजते हैं। आप जो भी देख रहे हैं वो आपके मन में सेव हो रहा है। आप किसी को मरते हुए देख रहे हैं, एक्सीडेंटल केसेस देख रहे हैं, ये सब आपके मन में सेव हो रहा है और ये आपके मन को किसी दिन इतना बेचैन कर देगा कि खत्म। अब इस परिस्थिति में जब चारों तरफ इतना हंगामा, आग लगी हुई है, पाकिस्तान की दशा देखो। खाने को नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, पैसा नहीं है, सब परेशान है। हम तो तब पर भी बहुत अच्छी स्थिति में। मैं इलाहाबाद में था तो 3 दिन पहले, वहीं से मैं जब क्लास ले रहा था, मॉर्निंग वाली क्लास हो नहीं पा रही, कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही, तो एक आदमी की डेथ हो गई भूख से। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे। तो ये पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि है। इसलिए सवाई जयसिंह इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लैंड में तो सभी विकसित धारा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां सवाई जयसिंह, इसके बारे में कहा गया, एनसीईआरटी लिखती है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया। बस यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगाना था तुमको कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैसे। सिक्सटीन 1743 स्टेट्समैन, सोशल रिफॉर्मर, मैन ऑफ साइंस। आज लोग टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में उतना जानकारी नहीं। हिंदुस्तान में तो वैसे भी एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट। हिंदुस्तान में तो वैसे भी एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट। बस हर घर में लगभग यही बात बचपन से कही जाती है, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, पढ़ोगे तो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। और सबको एक ही नौकरी चाहिए, आईएएस। अरे कुछ स्किल भी सीख लो यार, कुछ काम करना सीख लो, कुछ हाथ में हुनर सीख लो। आईएएस बनना बुरा थोड़ी है। खुद कमाओ, आगे बढ़ो, स्ट्रगल करो।
मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ 18th सेंचुरी, आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर। क्यों? जयपुर शहर की स्थापना साइंटिफिक लाइंस पे, ऐसा तो हम मोहनजोदड़ो वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रीट्स रेक्टेंगुलर शहर बसाया हुआ है, जैसे आप कहते हैं चंडीगढ़ के बारे में कि बड़ा सुव्यवस्थित शहर है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पूरा सुनियोजित शहर ही बसाया उसने साइंटिफिक पैमाने पर। दूसरा, ऑब्जर्वेटरीज, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा रुझाव है इसका। ऑब्जर्वेटरीज, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, आगरा, वाराणसी, विद न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ तो जिसने खुद ही खोज किया था, ऑब्जर्वेटरीज बना रहा है, एस्ट्रोनॉमी को प्रोत्साहन दे रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल जो स्टडीज है उनको प्रोत्साहन दे रहा है कि देख लो समय कैसा आने वाला है, समझ लो। ट्रांसलेशन करवा रहा है, ट्रांसलेशन, एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, एलुसिड की रचना है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करवा रहा है। नेपियर का जो काम है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करवा रहा है। एनसीईआरटी लिख रही है कि जिस समय हिंदुस्तान में शायद ही किसी के मन में विज्ञान के बारे में विचार उठते हो, विज्ञान, एनसीईआरटी लिख रही है कि कितना कैसा आदमी रहा होगा यार, कि जिस समय शायद ही किसी के मन में विज्ञान का विचार उठता होगा, उस समय वो आदमी सोच ही तो महान बना रही है। टीपू सुल्तान, ये जहांदर शाह, ये फर्रुख सियार एक तरफ, टीपू सुल्तान और जय सिंह दूसरी तरफ, राजा मार्तंड वर्मा, राम वर्मा। सोच ही तो है, ये सारा खेल सोच का ही तो है। आप किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, ये देखो, ये जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, ये देखो मुगल फैमिली, ये लुंगी पहन के आता था दरबार में, और दूसरी तरफ राजा मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा, राम वर्मा। ये देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, शायद ही किसी को पता हो उस वक्त की न्यूज़पेपर क्या होता है। जय सिंह ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, टीपू सुल्तान इंडस्ट्री लगा रहा है। इस दोनों गुट में फर्क क्या है? सोच। इन दोनों गुट में फर्क है सोच का, इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं। और सोच किस पे डिपेंड करती है? मन पे। ये सब एक सेंचुरी के लोग हैं।
ये सब 1 सेंचुरी के लोग हैं, 1 सेंचुरी। ये देखो, अब तुम देखो कि तुम कहां खड़े हो, और अगर सोच सही नहीं है इसको बदल लो। ध्यान, नजर रखो इसके ऊपर, कहते हैं ना ध्यान दो। जब तुम्हारे यहां मजदूर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक आदमी बैठाया जाता है वहां पे, ध्यान रखना मजदूरों पे, ये पता लगा आधा घंटा खैनी ही बना रहे हैं। तो जैसे तुम दूसरों पे ध्यान दे रहे हो, अपने पे दे दो। और योग, इन सांसों को जो तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा जीवन है, डेड बॉडी में एक ही चीज तो नहीं है, सांस। डेड बॉडी में एक ही चीज नहीं है, सांस। सोचो कितनी कीमती हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मरने के बाद आदमी की सांसें गायब हो जाती है, कितनी कीमती है। ना हार्ट गायब हो, ना किडनी गायब हो, ना लीवर गायब हो। योग मतलब जोड़ना, किससे? अपनी सांसों से, जिनको तुम भूल चुके हो, उनका जादू देखना। एक मिनट सांस अंदर बाहर करो तेजी से, देखो पूरे बॉडी में एक अलग चेंज पैदा हो जाएगा। सांस रोक लो, विचार रुक जाते हैं। रोक के देखो, तो जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, सांसों पे काम करो और इस पे ध्यान दो। इसको पकड़ पकड़ के लाओ, यही श्रम है। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल, सामने। और उससे हो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा। फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा, तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, कह दो अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो, कहो उठाऊंगा, अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा। या कहो कल से उठाऊंगा। तो जैसे कल कह के तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे कल कह के मोबाइल उठाने की क्या कल कभी आता नहीं। ये देखो, ये पहला काम इस आदमी ने क्या किया, साइंस पर ध्यान दिया। दूसरा, सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स, शादियों में जो खर्चे होते थे, दहेज स्पेशली, डाउरी, उस पर बैन लगा दिया इसने। इस डाउरी और एक्सपेंडिचर, खर्चा, भाई आज भी लोग लड़की परेशान होने, पैदा होने से दुखी हो जाते हैं। लड़का पैदा होने से खुशी को सोचते हैं, लड़का है घर में पैसा लाएगा। वो अलग बात है, वो घर बेच डाले, मां बाप को बेच डाले, वो सब अलग बात। लेकिन सोच तो वहीं से जुड़ी है ना, कि लड़की दूसरे घर चली जाएगी, और जो दूसरे घर जा रही, दूसरे घर जिसको जाना है, कहते लड़की पराया धन है, उस पर कैसे पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे आप? पराये लोगों को लोग अपना बुखार ना दे, पैसा, इन्वेस्टमेंट। तो इस डाउरी और एक्सपेंडिचर की वजह से जो एक कुप्रथा बढ़ रही थी, वो थी इन्फेंटिसाइड।
बच्चियों को मार डालना। लज्जा मूवी आई थी ना, तो बच्ची पैदा होती है तो दूध के भगोने में उस बच्ची को डुबोते हैं कि इसको मुक्ति मिलेगी। जय सिंह। मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया। कुछ नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है। एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना। न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। बस यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूं। परिस्थिति कोई भी हो, ये देखो, अब बहाना बना सकते थे। आदमी फेल होता है क्लास में तो क्या कहता है कि अरे गुड्डू वो फेल हो गया, बबलू फेल हो गए, 4 लोग फेल हैं क्लास में। कोई ये नहीं कहता कि हम भी फेल हैं, कहता 4 लोग और फेल हैं। ये देखो, ये मिटे हुए लोग मुगल वंश के, इन लोगों ने अपना वजूद पैदा किया किसकी वजह से? सोच की वजह से। और सोच का संबंध मन से है, और मन जुड़ा है सांसों से। इसीलिए इस देश में ध्यान और योग का बहुत महत्व है। लेकिन इस देश के राजनेता, इस देश के व्यापारी जो गुटखा बेच रहे हैं, को पता नहीं वो जहर बेच रहे हैं। पान खाना इस देश की सभ्यता में है, और पान मेडिसिन है। मगही पान, पान मेडिसिन है। पान, चूना हल्का सा मेडिसिन है, इलायची मेडिसिन है, लौंग मेडिसिन है। तो पान इस संस्कृति का एक अहम हिस्सा। उसमें से वो पश्चिम से तंबाकू ले आए, जहर। अब सब पान तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो व्यापारियों ने देखा कि सबको पान खाना है, मुंह चलाना है, दिमाग घूम रहा है, तो इनको एक पाउच में बना के 1 रुपए में दे दो। 1 रुपए में गोबर के सिवा क्या दिया जा सकता है? वो भी महंगा पड़ जाएगा। वो भी महंगा पड़ जाएगा। तो राजनेताओं को लगा कि हम सब बेवकूफ कैसे बनाएंगे लोगों को, हम शासन कैसे करेंगे। सब पढ़ लेंगे, सब समझदार हो जाएंगे, तो ये ठेकेदार और अपराधी ये घुस पाएंगे विधानसभा और लोकसभा में। हाँ, ये जा पाएंगे? कभी ना जा पाएंगे। कोई भी आदमी तुम सोच के देखो, तुमको पता ही नहीं विधायिका क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, लोकसभा क्या है, नहीं तो तुम वहां बेहतरीन लोगों को बिठाओगे। पता नहीं इस देश के लोगों को। मैं पढ़ाऊंगा गवर्नमेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इन इंडिया, सब एक से एक एनसीईआरटी हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, ग्राम सभा, सब पढ़ाएंगे। सोच, मन और सांसें। जाट्स, मथुरा,
आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में रहने वाले किसान, कृषक जाति, कृषक कृषक जाति के मजबूत लोग, जर्मन, जाट, यादव, गुज्जर, सब लड़ने वाली कौमें हैं और सब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। खाना अच्छा है, डाइट अच्छा है, मैगी वैगी नहीं खाते ये। मैगी खाते ही नहीं, बस 2 मिनट। सब लड़ने वाली कौम है। सुबह उठे 4 लीटर दूध पी गए, दोपहर में मट्ठा खा पी गए 10-12 लीटर। हर चीज में घी डालेंगे, दाल में, अचार में, चटनी में, सब में। मजबूत है शरीर। भैंस पकड़ लिए कूद के। जहां शरीर मजबूत है वहां कॉन्फिडेंस है, जहां शक्ति है वहीं कॉन्फिडेंस है। और कोई तरीका नहीं कॉन्फिडेंस पैदा करने का। मोटिवेशन तो नशा है, 4 घंटे रहेगा उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर पैदा करना है तो शक्ति पैदा करो, शरीर की और मन की। और कोई रास्ता नहीं है। तो दिल्ली, आगरा, मथुरा के इलाके में रहने वाले कृषक जाति के लोग, 2 विद्रोह हुआ। एक 1669 में, एक 1688 में। गोकुल और राजाराम, क्योंकि कृषक जाति के मजबूत लोग थे, इसलिए मुगलों ने इनसे सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब काम लिया। लेकिन औरंगजेब के काल में जाटों से भी झगड़ा हो गया और बुरा झगड़ा हो गया। 1669 और 1688 गोकुल के साथ तो बहुत बुरा हुआ। मध्यकाल में पढ़ेंगे गोकुल जाट का इतिहास और राजाराम। लेकिन बहादुर शाह, फर्रुखसियार, जहांगीर शाह, इन सबके काल में जाटों से दोस्ती रखी गई। पता था उन्हें कि लड़ने वाली कौम ये मानेगी तो है नहीं, लड़ेगी, और जो लड़ने वाली कौम है वो उससे सभी डरेंगे। तो बहादुर शाह, फर्रुखसियार, जहांगीर शाह, इन सबके काल में जाटों से शांति समझौता कि भैया परेशान ना करो, हम शांति से रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये विद्रोही के साथ साथ, रिबेल होने के साथ साथ प्रीडेटरी हो गए। प्रीडेटरी, लूटपाट शुरू कर दी। किसी को भी, हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, किसी को भी। केंद्रीय सत्ता ध्वस्त हो चुकी थी, कुछ बचा ही नहीं मोहम्मद शाह के काल में। संपूर्ण अराजकता। और उस परिस्थिति में, उस संपूर्ण अराजकता का फायदा उठाते हुए भरतपुर स्टेट की स्थापना हुई। भरतपुर स्टेट की स्थापना किसने किया?
बदन सिंह और चूरामन जाट ने। बदन सिंह और चूरामन जाट। जब पूरा अंधकार फैल गया तो अब ये होगा कि एक सत्ता तो बनाना पड़ेगा, नहीं अपना वो कौन कंट्रोल करेगा। केंद्रीय सत्ता खत्म हो गई, अब विद्रोह के बाद ये लूटमार पे उतर आए। तो ये हुआ भैया कि बाकी काम कैसे होगा। तो भरतपुर स्टेट की स्थापना हुई, जाटों को एक इकाई में बांधने की, उनका आइडेंटिटी पैदा करने की और इस पूरे इलाके को सुरक्षा देने के लिए। और इस स्टेट का सबसे फेमस राजा है सूरजमल जाट। इसकी तुलना, इसे जाटों का प्लाटो कहा गया। इस व्यक्ति की तुलना असफ जहा बहादुर निजामुल मुल्क से की गई। कहते हैं ये बोलते तो अपनी ही भाषा थे, ब्रज, लेकिन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, सोल्जर, वाइस और स्टेट्समैन। तुम देखते हो कहीं भी नॉलेज की बात नहीं आती, हर जगह ये वर्ड यूज होता, वाइस, विवेक, विजडम। मन का एक अति विशेष लक्षण, वाइस। एक VIC ही है, उसका मतलब बुराई। यार तुम ही लोग इस देश का भविष्य हो। तुम ही लोग, और तुम अगर भटके तो देश खत्म। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, सब कुछ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर कमजोर हुए, तुम अगर भटके तो खत्म। इसलिए तुम्हें अपने मन को जगाना होगा, अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, तब तुम संभलोगे। और जैसे ही तुम संभलोगे वैसे ही ये देश संभलेगा। इसलिए प्रतिदिन, हर दिन, आज का दिन कुछ अच्छा करने में जाना चाहिए, कुछ सीखने में जाना चाहिए। नहीं पढ़ने का मन करेगा 10-15 किलोमीटर वॉक कर लेना, पर फालतू किसी के साथ मत बैठना। 4 घंटा चाय की दुकान पे मत खर्चा करना। द्वंद्व से बाहर निकलो, रिस्क है ये जीवन, ये जीवन की खूबसूरती है, रिस्क। कुछ भी हो सकता है। वो जेपी यादव मिर्जापुर में कितना परेशान कर रहा है खंडानंद। उनको पता था कि जेपी यादव के बड़े भाई उनके ससुर हो जाएंगे। देखो वो बबलू भैया SSC की तैयारी कर रहे थे, बैंक PO की, वो मिर्जापुर चलाने लगे। कहां बारात में दूल्हे का मर्डर हुआ, उस मर्डर से किसके परिवार पे असर पड़ा। देखो कहानियां कोई जोड़ तोड़ है, लेकिन ये सच्चाई है, यही जीवन है।
डरो मत, घबराओ मत। एडमिनिस्ट्रेटर, सोल्जर, वाइस एंड स्टेट्समैन। और ये भरतपुर राज्य की सीमा दिल्ली से चंबल का इलाका और गंगा से आगरा। 1763 में सूरजमल जाट की मृत्यु हो गई और जाट हिस्ट्री भी वहीं से क्लोज हो गई। बंगश और रोहिल्लास। कल एक बड़ी मजेदार हिस्ट्री पढ़ेंगे। हालांकि कल फ्राइडे है, चूंकि ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी, इसलिए कल एक एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं थर्सडे को, और कल फ्राइडे, कल एक एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। फिर तो सैटरडे संडे, ये क्लास सिर्फ 4 दिन चलेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मैं शुरू में ही बता चुका हूं 4 दिन क्लास चलेगी, लेकिन कल चूंकि इस बार मंगलवार को क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए कल फ्राइडे को हो जाएगी। उसके अलावा मैं दुबई जा रहा हूं इंटरनेशनल एजुकेशन समिट अटेंड करने के लिए, तो संभावना है कि 2 से 3 दिन छुट्टी हो जाए, संभावना है। दुबई में इंटरनेशनल एजुकेशन समिट है, तो उसमें मुझे बुलाया गया है। मैंने कहा था कि मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा तो क्लास नहीं हो पाएगी, और ये सब चीजें मैंने पहले बताई हैं आपको, सब कुछ डिक्लेरेशन पत्र में शामिल है। तो मिनिमम 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन, पर आपको नोटिस दे दिया जाएगा, आप टेंशन ना ले, आपको बता दिया जाएगा कि क्लास नहीं हो पाएगी। चलिए फिर खड़े हो जाइए, शपथ ले लीजिए। मां बाप को फोन जरूर करिए, अगर वो आपके साथ रह रहे हैं तो उनका पैर छूइए जाके, आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उनसे लड़ते रहे हैं तो उनसे माफी मांगिए। मां बाप से नहीं लड़ना है, लड़ना है अपने इस दुष्ट मन से, जिसको दोस्त बनाना है। उसको मारना भी नहीं है, जो इतना ताकतवर है कि सिगरेट पिलवा दे, वो भी तब जब सिगरेट के पैकेट पे फोटो बनी है। आप उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि सिगरेट के, अगर आपको कोई शुगर की पैकेट दी जाए, चीनी की पैकेट, या कोई खाने का पैकेट दिया जो उस पर लिखा हो इसको खाने से कैंसर हो सकता है, तो आप नहीं खाएंगे। आप सोच के देखिए कि फोटो बनी हुई है कि ये देखो ये हालत होती है, फिर भी लोग पी रहे हैं। तो ये जो ताकतवर मन है, इसको दोस्त बनाना है कि बेटा जो हम चाहते हैं वो करो। पढ़ना है, ध्यान करना है, योग करना है,